बिहार की चुनावी पिच पर बहुत सारे स्टार प्लेयर्स हैं, लेकिन एक नए खिलाड़ी ने तूफान मचा रखा है। उनकी चर्चा हर खेमे में है। मैं बात कर रही हूँ पीके की, यानी प्रशांत किशोर की। प्रशांत जी, बहुत बहुत स्वागत रिपब्लिक भारत पर आपका। थैंक यू। आपकी सभाओं में बहुत भीड़ आ रही है। आपकी चर्चा आरजेडी खेमे में भी है, आपकी चर्चा बीजेपी खेमे में भी है। लेकिन जिन लोगों से आप मिल रहे हैं, जिन लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, वो क्या कहते हैं आपसे? वो सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं, वो बिहार में बदलाव चाहते हैं। अच्छा। भीड़ प्रशांत किशोर की वजह से नहीं आ रही है, भीड़ जनसुराज की वजह से नहीं आ रही है, भीड़ उस 30 बरस की मजबूरी की वजह से आ रही है, जिसमें कि लोगों को लालू जी के डर से नीतीश और मोदी के डर से लालू को वोट देना पड़ता रहा है। अब उनके सामने एक नया रास्ता, नया विकल्प दिख रहा है, जिसका नाम है जनसुराज। उनको दिख रहा है कि उनके बच्चों के लिए भी पढ़ाई और रोजगार हो सकता है। उनको दिख रहा है कि बिहार से भी पलायन बंद हो सकता है और बिहार भी अन्य राज्यों की तरह देश में तरक्की वाले राज्य बन सकता है। आप हर जगह ये कह रहे हैं कि एक ही समीकरण है बिहार में और वो बदलाव का समीकरण बिल्कुल। है। तो ये बदलाव आपको नहीं लगता है कि हर जो नई पार्टी आती है वो यही बात कहती है कि बदलाव होना चाहिए? बिल्कुल ठीक बात है। हाँ। लेकिन जो बिहार में यूनिक है कि 35 बरस से लालू नीतीश यही चल रहा है। सही बात। और लोग उनको हटाने की कोशिश करते रहे। ये लोगों का भ्रम है कि लोग लालू नीतीश को चाहते हैं। आपके दर्शकों के लिए बता दूं, लालू यादव को बिहार की जनता ने सिर्फ जीवन में एक बार 1995 में चुनाव जिताया। तब से लोग उनको हटा के ही रखे हैं या हटाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी तरह नीतीश कुमार को सिर्फ 2010 में एक बार 117 सीट मिला। बाकी समय लालू यादव कांग्रेस की मदद से और नीतीश कुमार भाजपा की मदद से सरकार में बने हुए हैं। कोई बड़ा प्रयास हुआ नहीं है, कोई नया विकल्प जनता को मिला नहीं। अब जनता को दिख रहा है कि पहली बार 243 सीट पर एक जनता के द्वारा बनाया हुआ विकल्प, ईमानदार विकल्प जनता के सामने है, तो जनता अब उनके साथ जाना चाहती है। देखिए, मैं तो इसलिए ये चाय पर चर्चा कर रही हूँ क्योंकि आपने तो बहुत रणनीतियां बनाई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, आपने रणनीति बनाई नीतीश कुमार के लिए, आपने रणनीति बनाई है ममता बनर्जी के लिए, स्टालिन के लिए। वो रणनीति बनाते बनाते क्या आपने अपनी जीत की रणनीति तैयार कर ली है? बिल्कुल ठीक बात कहा आपने। रणनीति बनाते थे, रणनीति ही बना रहे हैं। अब नेताओं और दलों का रणनीति बनाते बनाते अब तय कर लिया कि बिहार की जनता का रणनीति बनाना है, बिहार के युवाओं का रणनीति बनाना है, बिहार के उन बच्चों का के लिए रणनीति बनानी है जिनको मजबूरी में अपने परिवार का, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए 10-12 हजार रुपए के लिए दिल्ली, बॉम्बे, कोयम्बटूर जाना पड़ता है, गाली सुननी पड़ती है। अब रणनीति हमने वो बनाया है कि उन बच्चों को छठ के बाद बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जब आप रणनीतिकार होते हैं किसी के, तो आप उनके बहुत करीबी व्यक्ति होते हैं, तो आप उनकी स्ट्रेंथ्स भी समझते हैं, आप उनकी वीकनेसेस भी समझते हैं। ऐसा व्यक्ति अगर प्रतिद्वंदी बन जाए, जो आप बन गए हैं, तो बहुत बड़ा खतरा होता है। अब खतरा जिनको होगा वो होगा। किसको होगा? लेकिन जिनकी रणनीति हम बना रहे हैं उनको जीत मिलती रही है। तो इस बार बिहार के युवा जीतने जा रहे हैं, बिहार के बच्चे जीतने जा रहे हैं। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, बिहार के लोगों को बिहारी कह के अपमानित करना, गाली देना, हंसी मजाक उड़ाना, ये हिस्ट्री बनने जा रहा है। 5 वर्षों में लोग देखेंगे कि लोग बिहार में रोजी रोजगार करने आएंगे। इतना बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। मुझे ये बताइए, आपने एक बार कहा था कि सबसे हार्ड वर्किंग पॉलिटिशियन अगर कोई है तो वो नरेंद्र मोदी है। आपको लगता है वो आज भी उतने ही हार्ड वर्किंग है? देखिए, क्योंकि वो आपके लिए फिर खतरा है और बाकी पार्टियों के लिए भी खतरा है। ये मेरे शब्द हैं कि नहीं? मुझे नहीं, आपके ही हैं, बिल्कुल आपके हैं। नहीं, हार्ड वर्क तो जो भी ऊपर है वो हार्ड वर्क कर ही रहा है। नरेंद्र मोदी बहुत मेहनत करते हैं, ये हमको कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है। बिना स्ट्रेटेजी के, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी सोच के हार्ड वर्क अपने आप में एनफ नहीं है। नहीं, तो वो जब चुनाव जीते तो वो सोच उनकी नहीं थी, वो सोच आपकी थी। आप नहीं, कह रहे हैं? नहीं, ये नहीं कह रहे। चुनाव तो हमेशा नेता ही जीतता है। चुनाव पार्टियां जीतती हैं, चुनाव कार्यकर्ता जीतता है, चुनाव समर्थक जीतते हैं। ठीक है। हमने तो हमेशा ये कहा है कि हम लोग जैसे लोग तो चुनाव जीतने में थोड़ी बहुत किसी की मदद कर सकते हैं। ये तो मीडिया के शब्द हैं कि आपने जिताया, आपने हराया। हम लोग तो आप मान रहे हैं आपने नहीं जिताया नरेंद्र मोदी? किसी को नहीं जिताया। आपने ममता बनर्जी को भी नहीं जिताया, आपने नीतीश कुमार को भी नहीं जिताया, तो क्रेडिट आपसे वापस ले लें। बिल्कुल, कोई क्रेडिट हमने कभी मांगा ही नहीं है। क्रेडिट जो लोग दे रहे हैं वो समझे। हम लोग तो ये कहते हैं एट बेस्ट जो लोग, जो नेता, जो दल प्रयास करते हैं उसमें हम लोग थोड़ा सहयोग कर सकते हैं।
सहयोगी आप हैं, इसका मतलब ये नहीं कि परिणाम आप ही की वजह से आया है। अच्छा, मुझे ये बताइए, नीतीश कुमार के साथ आप रहे, उसके बाद आपने जेडीयू भी ज्वाइन करी थी, लेकिन अब अगर नीतीश कुमार के लिए आप कहते हैं कि उनका समय खत्म हो गया है, तो क्यों आप ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि वो हर आदमी का नहीं, वो स्वास्थ्य की वजह से है या उनकी मेनली स्वास्थ्य है। हाँ, मेनली स्वास्थ्य है और पिछले 5-7 वर्षों की राजनीतिक हाराकिरी है। हाँ, दोनों बात है। ठीक है। 2015 से लेकर 17 के बीच में नीतीश कुमार 5 बार सरकार बदल चुके हैं, पार्टियां बदल चुके हैं, गठबंधन बदल चुके हैं, ठीक है। तो उनकी विश्वसनीयता 0 है। नीतीश कुमार जो 2005 से यहाँ मुख्यमंत्री हैं, उनके मुख्यमंत्री 20 साल के काल को आप 2 भाग में देखिए। एक कालखंड जब 2005 से 2014 का है, ठीक है, जिसमें नीतीश कुमार प्रशासन के लिए, सुशासन के लिए, बिहार में विकास के किए गए प्रयास के लिए जाने जाते थे, ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। और आज उसके बाद के नीतीश कुमार पलटी मारने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए, लूट और भ्रष्ट वाले राज के लिए, बिहार में कुव्यवस्था के लिए, अपराध के लिए इनकी सरकार जानी जाती है। तो 14 के नीतीश कुमार और 25 के नीतीश कुमार में फर्क है। ये राजनीतिक 14 से 25 तक भी उन्होंने कई बार पलटी मारी, लेकिन यही तो लोगों ने पलटी नहीं मारी है। बिल्कुल मारी, लोगों ने पलटी मारी। अब फिर यही आप लोगों को ध्यान नहीं रहता है। बता दीजिए कैसे। 2010 में नीतीश कुमार को बिहार की जनता ने 117 विधायक जिताए थे, 25 सांसद, ठीक है। 2020 आते आते उनके 42 विधायक हैं और 12 सांसद। लोगों ने नीतीश कुमार को विधानसभा में 1/3 कर दिया, हाँ। और लोकसभा में आधा कर दिया, ठीक है। तो आप कह रहे हैं जनता वोट देती जा रही है। आप बताइए। नहीं, रुकिए, ये बात सत्य है कि उनकी सीटें कम हुई है, मैं ये मान रही हूँ। कम नहीं हुई है, सुनिए, उनकी विश्वसनीयता भी कम नहीं हुई है, सिर्फ कम नहीं हुई है, ठीक है। 243 के विधानसभा में, हाँ। अगर 42 विधायक आपको मिले हैं, तो जनता ने आपको सत्ता का मैंडेट दिया है कि हटाने का मैंडेट दिया है, ठीक है। वैसे समीकरण की बात कीजिएगा, तब तो मधु कोड़ा एक बार बन गए झारखंड के मुख्यमंत्री, हाँ। निर्दलीय जीतकर। तो इसका मतलब क्या? एक बार सुनिए, नीतीश कुमार एक बार, तो वैसे नीतीश कुमार एक बार बने हैं। नीतीश कुमार एक ही बार बने हैं, क्योंकि हाँ। इससे पहले जब बने थे, हाँ, तब इनको मैंडेट था। हाँ। इस बार जो 2020 में बने, वो 42 विधायकों के साथ नीतीश कुमार पहली बार बने हैं मुख्यमंत्री। इससे पहले उनके 75 117 विधायक थे। जनता दल यूनाइटेड बिहार की सबसे बड़ी पार्टी थी। सही बात। अच्छा, ये बताइए, आप कह रहे हैं उनका ग्राफ गिरा है, आप ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का ग्राफ गिरा है, देखिए, आप ये कह रहे हैं आरजेडी का ग्राफ गिरा है, तो आप ये सिर्फ कह रहे हैं सबका ग्राफ गिर ही रहा है बिहार में, और पहली बात एक ही सूरज है, वो जंतुराज है। देखिए, ऐसा है, आरजेडी से शुरू कीजिए। आरजेडी का ग्राफ 2005 में बिहार में गिर गया सदा के लिए। उसके बाद से वो पार्टी जी रही है, राजनीतिक दल है तो खत्म तो होगी नहीं, लेकिन 2005 के बाद लालू यादव कभी सत्ता में ना आए अपने दम पर, ना आ सकते हैं। 2010 में उनके 22-24 विधायक थे, ठीक है। उसके बाद एक बार गठबंधन में हम लोग की मदद से 2015 में 80 विधायक आए, और 2020 में जो उनको विधायक आए, वो सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान 38 जगहों पर, जहां पर उन्होंने वोट काटा जदयू की सीटों पर। मैं ऐसा सिर्फ आंकड़ों की बाजीगिरी नहीं है। अगर राजद की लोकप्रियता बढ़ गई होती, हाँ। तो लोकसभा में 2014 में उनके 5 से कम सांसद जीते, 2019 में उनके 0 सांसद जीते, हाँ। 2024 में उनके 3 सांसद जीते। तो अगर उनकी लोकप्रियता में कुछ उछाल आ जाता, तो सिर्फ विधानसभा में नहीं होता, फिर वो लोकसभा में भी दिखता। ठीक है। तो राजद का एक बेस है, 20% के आसपास उनको वोट है, हाँ। और वो भी ज्यादातर इसलिए है क्योंकि मुसलमानों के पास भाजपा को वोट देने का अवसर है नहीं, वो भाजपा को वोट दे नहीं सकते, तो उनके डर से ये लोग राजद को वोट देते हैं। हाँ। राजद का और कोई बेस नहीं बचा है। इवन यादवों में भी, जिनके बारे में एमवाई की बात करती है, यादव कम्युनिटी में भी मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि पिछले 10 वर्षों में करीब 30, 35, 40% यादव समाज के लोग भी जदयू को, भाजपा को या दूसरे दलों को वोट दे रहे हैं। ठीक है। वरना आप जाकर देख लीजिए कि जदयू में कितने यादव विधायक जीतते हैं। तो रुकिए, अच्छा, हाँ, बोलिए। आप देखिए कि कितने भाजपा में यादव विधायक एमपी जीते हुए हैं। जो लोगों को लगता है कि हर यादव आरजेडी को ही वोट दे रहा है, बिल्कुल यादवों का एक बहुतायत वोट आरजेडी को मिलता है, ठीक है, लेकिन वो सारा वोट उनको नहीं मिलता है, सारा वोट उनको मुसलमानों का मिलता है। तो आप उनका विकल्प बनना चाह रहे हैं? हम विकल्प उनका नहीं बनना चाह रहे हैं। मुसलमानों की सभाओं में जा रहे हैं आजकल, नहीं, ऐसा टोपी भी पहन रहे हैं। नहीं, ऐसा है कि देखिए,
सभा में तो हम सबकी जाते हैं। हाँ। हम यादवों के भी गांव में जाते हैं, कुशवाहा के भी गांव में जाते हैं, दलित के, हम लोग जाति की राजनीति नहीं करते हैं। पर धर्म की करते हैं। वैसे मुसलमानों के भी गांव में जाते हैं। हाँ। अगर मान लीजिए कि मैं हिंदू के गांव में जाऊंगा तो लोग टीका लगाते हैं। सही बात है। हिंदू के गांव में जाऊंगा वो हमारा चंदन आरती वंदना करते हैं, हमारा ना करें भगवान का करते हैं, मंदिरों में जाते हैं। हाँ। उसी तरह अगर आप मुस्लिम के गांव में जाएंगे तो वो टोपी पहनाएंगे। सही बात। ना मैं मंदिर में जाने से ज्यादा हिंदू होऊंगा, ना टोपी पहनने से मुसलमान बनूंगा। मेरी अपनी आस्था है जो कि बिल्कुल क्लियर है। हाँ। लेकिन सामाजिक जो रीति है, आप जिसके यहाँ जाइएगा, मैं आपके घर जाऊंगा, आप तो अपने तरीके से ही तो मेरा स्वागत करेंगे, और अगर मैं उस स्वागत को इनकार करता हूं तो मुझे आपके घर नहीं जाना चाहिए। नहीं, आप क्योंकि बदलाव की राजनीति की बात करते हैं, आप कहते हैं ये जो राजनीति अभी तक बिहार में चली उसको हटाने के लिए समीकरण बदलाव के हैं। बिल्कुल। लेकिन आप मुसलमानों की सभाओं में जाते हैं ना? नहीं, सुनिए मेरी बात, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। मुसलमानों की सभा में नहीं जाते हैं। हर सभा में जाते हैं। हर सभा में जाते हैं, मुसलमान भी बड़ी संख्या में होता है। आप मुसलमानों की सभा, एक सभा में गए जहाँ पर ज्यादातर मुसलमान ही थे, वहाँ जाकर आपने ये बोला कि अगर मुसलमान मेरे साथ आ जाएं तो हम नीतीश कुमार को बिहार से हटा देंगे और हम यूपी में योगी को भी ठोक देंगे। बिल्कुल ठोक देंगे। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल बात। सुनिए क्या कहा है। हाँ। मैंने उनको ये बताया है कि जो फॉर्मूला जनसुराज का है, हाँ। कि जो आप MY कॉम्बिनेशन में पड़े हुए हो इससे निकल जाओ, ठीक है, नया कॉम्बिनेशन बना लो। नया कॉम्बिनेशन क्या है? हाँ। आधे हिंदू जो विचारधारा के आधार पर आज भाजपा का विरोध कर रहे हैं, राजनीतिक विरोध, वो कौन हिंदू हैं? जो गांधी को मानने वाले हिंदू हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले हिंदू हैं, जो कम्युनिस्ट और समाजवाद को मानने वाले हिंदू हैं। ऐसे हिंदुओं की संख्या देश में आंकड़ों के हिसाब से करीब करीब आधी है। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ? हाँ। क्योंकि 80% हिंदुओं के राष्ट्र में भाजपा को करीब 40% वोट आता है। ठीक है। इसका मतलब है कि आधे हिंदू आज भी भाजपा से प्रभावित नहीं है, उनको वोट नहीं देते हैं। तो जनसुराज का ये राजनीतिक फॉर्मूला है। हाँ। कि मुसलमानों को उन हिंदुओं के साथ सामाजिक राजनीतिक गठजोड़ बनाना चाहिए जो जाति के आधार पर नहीं, विचारधारा के आधार पर भाजपा से लड़ रहे हैं। और अगर ये गठजोड़ बनेगा तो भाजपा न सिर्फ बिहार में हारेगी, बिहार के आगे भी हारेगी, यूपी भी हारेगी, बंगाल भी हारेगी, मध्य प्रदेश भी हारेगी। तो ये समीकरण बता रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है। आप अपनी जगह, आप जब अपनी जगह बात करते हैं कि भाई 40% हिंदू और 20% मुसलमान 40%, हाँ, मुझे वोट करे तो हम बदलाव ला सकते हैं। हमें नहीं। हाँ। हम ये कह रहे हैं कि अगर आपको भाजपा से लड़ाई लड़नी है, हाँ। सुनिए पूरी बात। हाँ, पूरी बात। तो भाजपा जो है वो एक विचारधारा आधारित व्यवस्था है। ठीक है। और अगर विचारधारा से लड़ाई आधारित व्यवस्था से आपको लड़ना है तो आपको विचारधारा आधारित व्यवस्था ही बनानी पड़ेगी। ठीक। रैग टैग कोलिशन करके कहीं का ईंटा कहीं का सीमेंट जोड़कर बात नहीं बनेगी। विचारधारा आधारित व्यवस्था बनाइए। और वो विचारधारा आधारित व्यवस्था का आधार क्या होगा? क्या होगा? वो आधार है कि वो आधे हिंदू जो विचारधारा के आधार पर लड़ रहे हैं, आज भाजपा से, भाजपा के विरोध में हैं, उनके साथ अगर मुसलमान साथ में आ जाए तो उनकी संख्या डिनोमिनेटर 60% की होगी और भाजपा से वो मुकाबला कर सकते हैं। मेरा सवाल आपने थोड़ा दरकिनार किया। मेरा स्ट्रेस था इस बात पर कि आपने एक प्रीडोमिनेंटली मुसलमानों की सभा में ये कहा कि योगी को ठोक देंगे। अब अभी तक आपके निशाने पर नीतीश थे, नरेंद्र मोदी थे, तेजस्वी थे, अब योगी आदित्यनाथ भी आ गए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का एक मास हिंदू बेस है। अरे बात समझिए। हाँ। हमने उनको ये बताया कि अगर आप इसको बिहार में कर देंगे, हाँ, तो ये बिहार तक कहानी नहीं रुकेगी, ये कहानी आगे जाएगी। बिहार के बाद वो यूपी भी जाएगी, क्योंकि यूपी में भी यही समीकरण काम करेगा कि 50% हिंदू और 20% मुसलमान। वो MP में भी काम करेगा, महाराष्ट्र में भी काम करेगा। मैंने उसी भाषण में उनको उदाहरण दिया, उसको आप नहीं बता रही हैं कि जब गांधी आए चंपारण, सुनिए, नहीं, सुन लीजिए। ठीक है। जब गांधी ने चंपारण में आंदोलन किया, तो चंपारण के आंदोलन से देश को आजादी नहीं मिली। चंपारण के आंदोलन से देश को वो हथियार मिला जिसका नाम है सत्याग्रह। एक बार लोगों ने समझ लिया, देख लिया कि ये वो हथियार है जिससे अंग्रेजों को हराया जा सकता है, तो फिर नॉन कोऑपरेशन भी हुआ, सिविल डिसोबीडियंस भी हुआ, फिर भारत छोड़ो आंदोलन भी हुआ। लेकिन उसका आधार क्या था? उसका आधार गांधी द्वारा किया गया चंपारण का आंदोलन था, जिसमें सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह की बात कही गई थी। तो मैं मुसलमानों को या सबको जो भाजपा से लड़ रहा है उसको ये बता रहा हूँ कि अगर बिहार में विचारधारा के आधार पर बनाई गई इस व्यवस्था में आधे हिंदू
और मुसलमान साथ में आकर जीत हासिल करते हैं तो बिहार में तो सफलता मिलेगी ही मिलेगी। यहाँ के बाद आप दूसरे राज्यों में यूपी इंक्लूडेड सफलता की बात सोच सकते हैं। पीके अपने आप को मॉडर्न डे गांधी मान रहे हैं ना, हम गांधी के फॉलोअर हैं, हम गांधी के बहुत आर्डेंट फॉलोअर हैं और बहुत छोटे व्यक्ति हैं। कोशिश ये करते हैं, हम लोग की इतनी ताकत नहीं कि हम गांधी से तुलना करें। हम तो गांधी की बताए हुए 10 बात में 2-4 बात भी अगर मान ले कर पाए, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हम उनके फॉलोअर हैं। हम चाहते हैं कि गांधी की जो विचारधारा है, जो उनका प्रयास है, जो सोच है, उसको जहां तक हो सके उसको अपने जीवन में सार्वजनिक प्रयासों में शामिल करें। आपको लगता है कि कभी आप, क्योंकि आप बदलाव की बात करते हैं, बिहार में तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम रह चुके हैं, वो सीएम बन सकते हैं बिहार के? नहीं बन सकते, कभी नहीं बन सकते। कभी नहीं बन सकते। ये हम तो कोई भविष्यवेत्ता नहीं है, लेकिन आज की जो स्थिति है, राजद कभी भी बिहार नहीं जीत सकती, इतना तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। राजद कभी भी बिहार अपने दम पर नहीं जीत सकती है। बड़ा स्टेटमेंट है। बिल्कुल कोई बड़ा स्टेटमेंट नहीं है। वो 2005 के बाद नहीं जीते हैं। ठीक है। ये आप लोग को लगता है कि लालू यादव जीत रहे हैं। लालू यादव को 1995 में जनता ने जिताया। उसके बाद से एक बार लोगों ने जान लिया कि ये फॉर्डर स्कैम के स्कैमस्टर हैं। एक बार लोगों ने इनका जंगल राज देख लिया, तो फिर लालू यादव को कभी बिहार ने नहीं जिताया है। बिहार के लोग इतने बेवकूफ नहीं हैं। ठीक है। मजबूरी है, समीकरण बनाकर कांग्रेसियों की मदद से लालू यादव यहाँ बने हुए हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि बिहार के दुर्दशा के लिए लालू और नीतीश जिम्मेवार हैं, लेकिन इसके असली गुनाहगार कांग्रेसी और भाजपाई हैं। क्यों? क्योंकि लालू यादव 15 बरस 18 बरस सत्ता में कांग्रेस की मदद से रहे। नीतीश कुमार को बिहार की जनता ने एक बार जिताया, लेकिन 20 बरस से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री भाजपा ने बनाया है। क्यों किया है? क्योंकि ये दोनों दल दिल्ली में चंद सांसदों का लालच जो है, उनके समर्थन का लालच, इन दोनों दलों को ये मजबूर करता है कि लालू नीतीश के हवाले रखो बिहार को। बिहार की जनता का जो होता है हो, दिल्ली में हमको 15-20 सांसदों का समर्थन मिलता रहे। यही सोचकर मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी ने लालू यादव की मदद ली। यही सोचकर आज अमित शाह और नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार की मदद ले रहे हैं। यही वजह है राहुल गांधी सीएम के नाम पर मोहर नहीं लगा रहे तेजस्वी की सभा में गए, मोहर भी नहीं लगाई। राहुल गांधी यादव ही हैं, वो हो भी सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, ये भी आप बिल्कुल कह रहे हैं। और क्या मतलब बताइए कि राहुल गांधी, इनके पिताजी राजीव गांधी, इंदिरा जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके ये वंशज हैं। और जिस तरह की राजनीति ये लोग कर रहे हैं अभी, खासकर बिहार में, मुझे नहीं लगता है कि इनके फोरफादर्स वुड टेक ग्रेट प्राइड इन दिस। ये बता रहे हैं कि इनके पास कोई ऐसा शगुफा मिल गया है कि बस जातीय जनगणना करेंगे और पूरा देश की समस्या का खात्मा हो जाएगा। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, जातीय जनगणना होनी चाहिए, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि जातीय जनगणना का न होना ही देश की सारी समस्याओं के जड़ में है, तो इसका मतलब ये है कि नेहरू, इंदिरा जी और राजीव गांधी, उनको इनके इतना बराबर भी समझ नहीं था। वो लोग तो 35-40 वर्ष रहे प्रधानमंत्री, उनके रहते हुए कई जनगणना हुआ। अगर उन्होंने जातीय जनगणना नहीं कराया तो याद राहुल गांधी ये कहें कि भाई हमारे पार्टी के नेता नेहरू जी, उनको ये समझ नहीं थी। इंदिरा जी को समझ नहीं थी, राहुल गांधी को ज्यादा समझ है। तो मैं इन बातों को बहुत सीरियसली नहीं लेता हूँ। इनको किसी ने बता दिया कि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो सब भाजपा को वोट दे रहे हैं, तो अब आप उनका वोट देखिए जो रीजनल पार्टी को दे रहा है। तो ये नया सगुफा लेकर खड़े हो गए। खैर, वो राजनीति करते हैं, वो अपने हिसाब से करें, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने जो बात कही कि बिहार में वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, बिहार में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। ये तो राहुल गांधी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री कहे न कहे, उससे कोई फर्क नहीं है। अगर खुदा न खास्ते कहीं गलती से भी महागठबंधन को बहुमत मिल जाए तो राहुल गांधी से नहीं पूछा जाएगा, उसके मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनेंगे, लालू यादव के परिवार का कोई बनेगा। वो राहुल गांधी से थोड़ी कोई पूछेगा। राहुल गांधी अपने मुंह मियां मिट्टू हो रहे हैं। ये सवाल ही बेमानी है कि राहुल गांधी तेजस्वी को मुख्यमंत्री मानते हैं कि नहीं मानते हैं। वो सिर्फ इसलिए नहीं कह रहे हैं कि वो डर रहे हैं कि अगर उन्होंने कह दिया कि तेजस्वी मुख्यमंत्री होगा तो 2-4 को जो वोट मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। अच्छा, जो मिल रहा है वो भी नहीं। कांग्रेसी जो है वही। अच्छा, मुझे ये बताइए, क्योंकि लगे हाथ में ये भी पूछ लेती हूँ, मैंने तेजस्वी के सीएम होने के बारे में पूछा, क्या राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री कभी बन सकते हैं? बन सकते हैं। अच्छा, इसलिए बन सकते हैं कि लोकतंत्र में जब दो ही धुरी है
तो ये संभव है कि एक धुरी से लोग इतना नाराज हो जाए हाँ। कि सामने वाले को वोट पड़ जाए। अच्छा, इसके लिए जरूरी नहीं कि आप बहुत मतलब इस वजह से बन सकते हैं, क्योंकि अगर जो सत्ता है उससे नाराजगी हो तो वैकल्पिक में एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है। हाँ। और कांग्रेस देश की बड़ा दल है, तो अगर नेचुरली अगर बीजेपी नीचे आएगी तो उसका नेचुरल फायदा कांग्रेस को मिलेगा और वैसी स्थिति में राहुल गांधी बन सकते हैं। आपको फिर बी टीम क्यों कहते हैं बीजेपी की? अब जो कहता है कहने के लिए तो कोई रोक है नहीं। हाँ। भाई कहने के लिए तो कोई रोक है नहीं। भाई जो लोग बीजेपी के खिलाफ राजनीति कर रहे हैं वो क्या चाहते हैं? बीजेपी हारे या जीते, विपक्ष का जो स्पेस है वो हमारे पास रहे। क्यों? जो मैंने आपको पिछले उत्तर में कहा कि जब तक मैं विपक्ष की राजनीति करता रहूंगा तो आज नहीं तो कल कोई जब विपक्ष जनता नाराज होगी भाजपा से तो हमको वोट मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई तीसरा आदमी आ गया तब तो विपक्ष के लिए भी लड़ाई हो जाएगी, सत्ता के लिए भी लड़ाई हो जाएगी। इसीलिए ये लोग पूरे देश में, सिर्फ बिहार में नहीं, किसी तीसरे व्यक्ति को नहीं आने देना चाहते हैं। मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आपने शुरुआत में ही अपने साक्षात्कार के कहा कि देखिए यादव वोट देते हैं, आप उनके बीच भी जा रहे हैं, आप मुसलमानों के बीच भी जा रहे हैं, आप हिंदुओं का भी वोट, आप सबका वोट मांग रहे हैं। लेकिन अगर आप वहां पर खाई बना देते हैं आप यादव मुस्लिम वोट में, तो नुकसान आरजेडी का है, उसका फायदा सामने वाली पार्टी का है। इसीलिए आपको लोग कहते हैं कि वोट काटेंगे। किसी ने कहा, हमारे विरोधियों ने कि वोट कटवा पार्टी है। हाँ। तो हम कह रहे भैया हम वोट कटवा पार्टी हैं, हम आपको कैमरे पर स्वीकार कर लेते हैं कि हम लोग वोट कटवा पार्टी हैं, लेकिन हम लोग वोट हर दल का इतना काट रहे हैं कि सब को काट के खत्म कर देंगे। अच्छा, वोट कटवा पार्टी के तौर पर ही इतना वोट काटेंगे कि दोनों कट के साफ हो जाएगा। पहले चुनाव में इसका उदाहरण देखिए, इसका उदाहरण आप देख लीजिए। जब हम लोगों ने शुरू किया तो लोगों ने कहा कि ये यादव मुस्लिम वोट कटेगा, ठीक है, तो भाजपा वाले खुश हो रहे थे, एनडीए वाले। अब जब देख रहा है कि एनडीए वाला सारा वोट कट रहा है, तो वो बेचारे घबरा रहे हैं, बीजेपी वाले हमको गाली दे रहे हैं। तो दोनों का कट रहा है और इतना कट रहा है कि जनसुराज जीत कर आ रहा है। जनसुराज जीत कर आ रहा है का मतलब क्या है? जीत कर आ रहा है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लेकर आ रहे हैं हम लोग। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, इतिहास लिखा जाएगा। प्रशांत जी देखिए, आप रणनीतिकार रहे हैं, लेकिन कोई इस बात पर विश्वास करेगा कि पहली बार जो चुनाव लड़ रही है पार्टी वो क्लीन स्वीप कर देगी, वो लालू यादव का काडर भी खा जाएगी, वो बीजेपी के वोट भी खा जाएगी? बिल्कुल ठीक बात है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। कि लोग पीछे के अपने अनुभवों के आधार पर आकलन कर रहे हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। बाकी रणनीतिकार आप तो बेहतर जानते हैं, कभी हुआ है इतिहास में? भाई जब इतिहास इस बार बनाया जाएगा, इस बार बिहार में एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। मैं नहीं लिख रहा हूँ, बिहार के लोग लिख रहे हैं। ठीक। बिहार के प्रवासी मजदूर लिख रहे हैं। ठीक है। उनके परिवार जन लिख रहे हैं जो चाहते हैं कि उनके बच्चे वापस आकर बिहार में रहें। बिहार का वो गरीब बच्चा लिख रहा है जो अपने लिए पढ़ाई चाहता है। ठीक है। बिहार का हर वो स्वाभिमानी व्यक्ति लिख रहा है जो चाहता है कि बिहारियों को बिहारी कह के कोई गाली ना दे। और बिल्कुल ये इतिहास लिखा जाएगा। आप 2 महीना इंतजार कीजिए, अब ज्यादा समय नहीं है, नवंबर में आप आइएगा, इतिहास आपको दिखेगा। देखिए कोई दावा नहीं है। इस इंटरव्यू आप ये कह रहे हैं पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रही है, वो पूरी तरह क्लीन स्वीप कर रही है, वो सारी पार्टियों को ध्वस्त कर रही है। आप जाके रोड पर देख लीजिए। और सीएम प्रशांत किशोर होंगे। सीएम की बात नहीं कही मैंने, सीएम जनसुराज का होगा। जनसुराज का सीएम नाम कौन है? जो प्रशांत किशोर के अलावा नाम कौन है? सैकड़ों लोग हैं। कौन है? मुझे अच्छा, मुझे 5 नाम गिना दीजिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। नहीं, नाम गिनाइए आप मुझे, मैं चाहती हूँ मेरे व्यूअर रिलेट करें। ठीक है भैया, उदय सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मनोज भारती यहाँ के अध्यक्ष हैं। आप ये मुझे बताइए, मैं जहाँ जा रहा हूँ, 2 नामों पर आप रुक गए। नहीं, मैं बता रहा हूँ 2 नाम तो मैं आपको 100 बताऊंगा। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, सुनिए मेरी बात। आपने कहा इंटरव्यू की शुरुआत में कि भीड़ बहुत आ रही है। तो भीड़ तो मेरे जाने से पहले आ रही है, मैं जाके बोल रहा हूँ। ठीक है, तो भीड़ कोई तो लेकर आ रहा है। अगर जनसुराज में कोई है ही नहीं तो भीड़ ला कौन रहा है? ठीक है, भीड़ आ कहाँ से रही है? वो आपको देखने आ रहे हैं। आ रहे हैं ना, तो प्रशांत किशोर को देखने आ रहे हैं। प्रशांत किशोर को सिर्फ देखने नहीं आ रहे हैं, वो जनसुराज के। प्रशांत किशोर कोई स्टार तो है नहीं, हमारा चेहरा इतना सुंदर तो है नहीं, हम कोई मूवी एक्टर तो है नहीं। लोग हमको सुनने आ रहे हैं। हमको क्यों सुनने आ रहे हैं? क्योंकि जो बात उनको बताई जा रही है, उनको 30 वर्ष के बाद पहली बार एक एट द एंड ऑफ द टनल एक लाइट दिख रही है। ठीक है, कि शायद मेरे बच्चे भी पढ़ जाएं, शायद मेरे बच्चे भी मजदूरी करने ना जाएं। और वो मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, आप अपने कैमरामैन और लोकल टीम को बोल दीजिए, जो भी हम सभा कर जनसुराज की हो रही है, ठीक है, अगर वो बिहार की सबसे बड़ी सभा उस इलाके की न हो तो मैं कैंपेन वापस ले लूंगा। किसी भी इलाके में, बिहार के किसी भी जिला में प्रशांत किशोर जो मीटिंग कर रहे हैं, पब्लिक मीटिंग, उसकी तुलना आप किसी भी दूसरे बिहार के नेता की मीटिंग से कर लीजिए,
अगर वो उससे बड़ी ना हो, हम लोग की सभा बड़ी सबसे न हो, तो मैं कैंपेन अभी वापस ले लूंगा। इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, वो प्रशांत किशोर के लिए नहीं, वो बदलाव के लिए आ रहे हैं। और 2 साल से मैं कह रहा हूँ 60% लोग बिहार में बदलाव चाहते हैं, 60% से ज़्यादा, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी दल का हो, किसी गांव का हो। ये संभव है कि जो लोग बदलाव चाहते हैं उसमें से एक बड़ा वर्ग जनसुराज पर भरोसा अभी भी नहीं करता है, ये संभव है, लेकिन बदलाव सब चाहते हैं। आप बार बार तेजस्वी यादव को नवी पास क्यों कहते हैं? नवी फेल कहते हैं, पास नहीं किया है आदमी ने। नवी फेल क्यों कहते हैं आप बार बार तेजस्वी इसलिए यादव कहते हैं कि बिहार जो है, लगता है कि ये एक अपमान करने की कोशिश करते हैं। सुनिए मेरी बात क्या है ना, बिहार जो है इसकी पहचान ज्ञान की भूमि के तौर पर रहा है। बिहार कभी सीमेंट का फैक्ट्री नहीं रहा है, कभी देश का मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं रहा है। बिहार यहाँ सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री नहीं है। यहाँ पर लोग पढ़ाई की बात करते हैं। श्री राम यहाँ पढ़ने आए, बुद्ध को यहाँ ज्ञान मिला, जैन धर्म यहाँ से शुरू हुआ, नालंदा तक्षशिला की बात बिहार से होती है। तो जब भी बिहार के गौरव की आप बात करते हैं तो आप ज्ञान की बात करते हैं, सरस्वती की बात करते हैं। जब मैं किसी व्यक्ति के बारे में 9वीं फेल होने की बात कहता हूँ तो मुझे इस बात का ज्ञान है कि 9वां पास होना नहीं होना राजनीतिक सामाजिक जीवन की सफलता का वो मापक नहीं है। लेकिन क्योंकि कई बार सामाजिक राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति आपकी ऐसी होती है कि आप चाह कर भी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। कामराज बहुत बड़े मुख्यमंत्री थे, वो बिल्कुल नहीं पढ़े लिखे थे, फॉर्मल एजुकेशन नहीं था। ये हमें पता है। लेकिन जब आप मुख्यमंत्री के लड़के हैं, DPS RK पुरम दिल्ली में पढ़ते हैं और 9वां पास नहीं कर पाए, तो ये दिखाता है कि शिक्षा के प्रति आपका नज़रिया क्या है। दूसरी बात, कुछ लोग कहते हैं कि क्रिकेट खेलते थे, चलिए मान लिया क्रिकेट खेलने गए। आप मेरे साथ बिहार के गांव में चलिए, गांव में आपको महिलाएं मिलेंगी, पूछिएगा दीदी आप कितना पढ़े हैं, बोले कि BA किए हैं बेटा। तो पूछे भाई ये BA कहाँ से किया आपने, तो बोला हम अपने गाँव में थे ना, बाबूजी हमको 8वां तक पढ़ाए, लेकिन हमारे यहाँ स्कूल नहीं था, तब बाबूजी फिर आगे नहीं पढ़ाए। लेकिन जब शादी हो गया तो हमारे पति ने हमको पढ़ाया, हम मैट्रिक किए, फिर हम पढ़ाई छोड़ दिए थे, बच्चा सब हो गया। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो गया ना तो कॉरेस्पॉन्डेंस से हम BA किए। ये घर घर की कहानी है, ये दिखाता है उस महिला का शिक्षा के प्रति सम्मान। तो भाई तेजस्वी यादव, आप मान लीजिए क्रिकेट खेलने चले गए, वो क्रिकेट छोड़े हुए आपको 20 वर्ष हो गया, आप आ गए वापस, आप अभी से पढ़ लेते, कॉरेस्पॉन्डेंस से पढ़ लेते, अभी मैट्रिक पास कर लेते। ये दिखा रहा है कि इन लोगों का शिक्षा के प्रति नजरिया क्या है। ये लोग कलम वाले नहीं, कट्टा वाले नेता हैं। इनकी पहचान कट्टा है, इनकी पहचान अपराध है, इनकी पहचान जाति है, इनकी पहचान समाज को जाति के आधार पर लड़ाने की है। लालू जी के राज को आप देख लीजिए, 15 साल में सबसे बड़े जातीय हिंसा के उदाहरण आपको बिहार में मिलेंगे। इसलिए मुझे दुख होता है कि राहुल गांधी जैसे लोग चंद सीटों की लालच में ये किन लोगों का समर्थन कर रहे हैं। तो आज मुझे बताइए, भारतीय राजनीति में ऐसा कौन व्यक्ति है जो आपको प्रेरणा स्रोत लगता है? कोई तो एक ऐसा होगा। आपने लालू यादव की बुराई करी, आपने उनके खिलाफ भी बोला, नरेंद्र मोदी के खिलाफ, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, राहुल गांधी। ऐसा है, मेरे जो प्रेरणा स्रोत हैं वो मेरे झंडे पर हैं। बाबा साहब हैं, गांधी हैं। मौजूदा राजनीति में कोई नहीं है। मैं व्यक्तियों को प्रेरणा स्रोत नहीं बनाता हूँ। ठीक है। जीवित व्यक्तियों की आरती वंदना करना ये मेरे स्वभाव का हिस्सा नहीं है। मैं किसी का ध्वजवाहक नहीं हूँ। सुनिए मेरी बात, मैं हर व्यक्ति में, लालू यादव में 10 अच्छी बात बताता हूँ। ठीक है। मैं एकमात्र ऐसा व्यक्ति हूँ जो मन से खड़ा होकर कहता है कि लालू जी के राज में यहाँ के पिछड़े जाति के लोगों को, गरीबों को, वंचितों को आवाज मिली। ये मैं कहता हूँ, RJD वाले कहें ना कहें, मन से कहता हूँ। लेकिन साथ में ये भी कहता हूँ कि लालू जी ने जिन वर्गों के बच्चों को आवाज दिया, सम्मान दिया, उनको पढ़ाई नहीं दी, उनके लिए रोजगार नहीं दिया, उनके लिए भूमि की व्यवस्था नहीं की, सिर्फ उनको आवाज दे दिया और कहा कि मेरे लिए नारा लगाते रहो। हम नीतीश कुमार की तारीफ करते हैं कि नीतीश के राज में बिहार में सड़कें सुधरी, बिजली आ गई, लेकिन नीतीश के राज में बच्चों को रोजगार नहीं मिला। तो जिसने जो अच्छा, हम कह रहे हैं कि भाई नरेंद्र मोदी यहाँ 4 किलो अनाज दिलवा रहे हैं, हम तो मन से कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के राज में बिहार के लोगों को 4 किलो अनाज मिल रहा है, लेकिन 4 किलो अनाज के लिए जीवन भर वोट देने के लिए हम लोग पैदा नहीं हुए हैं। तो हमारे पिताजी ने हमको ये सिखाया है कि जिस व्यक्ति से भी मिलिए उसमें जो अच्छी बात है उसको ग्रहण कीजिए। तो मैं उनमें जो अच्छाई है उसकी बात कर रहा हूँ
और जो कमी है उसको बता रहा हूँ। मैं आपसे ये पूछूंगी, आपने और दूसरों को भी ये हक है क्योंकि कि वो भी जो मेरे में कमी है वो बता रहे हैं लोग। नहीं, वो बता रहे हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं सिर्फ माहौल है, इनकी रैलियों में सिर्फ भीड़ है, बिहार में हर रैली में भीड़ होती है, चलिए सिर्फ माहौल बना रहे हैं। अच्छा ठीक है, अगर बिहार में हर रैली में भीड़ होती है तो बीजेपी मोदी जी को छोड़ दे। ठीक है, अब बिहार में जिस बीजेपी नेता का दम हो वो अपने क्षेत्र में, अपने जिला में जरा वो भीड़ जुटा के दिखा दे, अपने नाम पर दिखा दे। पूरा भाजपा का स्टेट लीडरशिप चारों पांचों चला जाए, दिलीप जायसवाल चले जाएं, सम्राट चौधरी चले जाएं, यहाँ बीके सिन्हा चले जाएं, मंगल पांडे चले जाएं, ये पांचों लोग बिहार का कोई जिला तय कर ले। ठीक है, और वहां पर एक सभा कर ले, और एक सभा जनसुराज करती है और जिसमें ज्यादा भीड़ आएगा वो उसको मान लिया जाएगा। और रिपब्लिक टीवी को आर्बिट्रेटर बना दें ये लोग कि भीड़ किसमें आई और जो आई वो क्या कह के आई। ठीक है, ये इनको दावा कर रहा हूँ पूरे बिहार में मोदी जी का सहारा मत लो। 5 आदमी। तो आप ये मान रहे हैं कि मोदी जी आते हैं तो मैदान भर जाता है? नहीं, मैदान तो भरता है क्यों? सुनिए, मैं आ रहा हूँ, बिल्कुल मान रहा हूँ। मोदी जी आएंगे, उनकी सभा में ज्यादा भीड़ होगी। क्यों होगी? प्रधानमंत्री हैं, अनलिमिटेड उनके पास साधन है, पूरे बिहार से लोग उनको इकट्ठा किए जाते हैं, यूपी से लोग लाए जाते हैं, सरकार पूरी लगती है। आप मोदी जी यहाँ 4 बार आए, चारों बार सरकारी खर्चा से आंगनवाड़ी वर्कर, आंगनवाड़ी सेविकाएं, आशा वर्कर, पंचायत, टीचर, स्कूल सबको बस में भर के ले जाता है। तो आपकी रैली में जो भीड़ आ रही है वो? अब हम तो भाई सरकार में है नहीं, हमारे कहने से तो आंगनवाड़ी वर्कर नहीं आएगी। हमारे कहने से स्कूल तो नहीं बंद होगा, हमारे कहने से तो ट्रैफिक भी नहीं रुकता है। भाई हम तो सभा में जाते हैं 1 घंटा ट्रैफिक में फंसे रहते हैं। हमारे लिए हम तो पुलिस प्रोटेक्शन लेकर नहीं चल रहे हैं। आप यहाँ आई हैं, इतनी बड़ी हमारी व्यवस्था है, लोग कह रहे हैं बहुत बड़ी व्यवस्था है। आपको एक भी सिपाही दिखा? नहीं दिखा। बिहार में नहीं, आप बोलिए कैमरे पर। हाँ, नहीं दिखा। बिहार में एक मुखिया भी कोई जीतता है वो 4 गनमैन लेकर चलता है, यहाँ का कल्चर है। हम 3 बरस से पैदल चल रहे हैं, चाहे आप मुझे गाली दीजिए, प्यार से बुलाइए, मैं एक भी सिपाही लेकर नहीं चलता। मुझे विश्वास है कि बिहार के लोग चाहे कुछ भी हो जाए मुझे कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। कल मैं एक सभा कर रहा था, आरजेडी का लोग बताते हैं गढ़ है, 20,000 से ज्यादा लोग थे। उसमें 4-5 कुछ लड़के उच्छृंखल आरजेडी के भी थे, फिर भी कोई सुरक्षा नहीं ली। पूरी मीटिंग भी की और अपने गाड़ी के छत पर बैठकर 1 घंटा उन पूरे समूह में रहा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई मेरा नुकसान क्यों करेगा? आखिरकार मैं यही तो कह रहा हूं कि बिहार के बच्चों के लिए पढ़ाई होना चाहिए। मैं कह क्या रहा हूं कि मैं बिहार के बच्चों के लिए रोजगार होना चाहिए, इसमें गलत क्या है? अच्छा, मैं आपसे एक बहुत जल्दी मैं बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर हूँ अपने से, क्योंकि मैं आपसे एक बहुत जल्दी से, क्योंकि आपने जो देश के तमाम बड़े नेता हैं उनके साथ काम किया है बतौर एक स्ट्रैटेजिस्ट, मैं आपसे बस ये चाह रही हूँ कि आप मुझे जल्दी से बताएं क्या अगला चुनाव ममता बनर्जी जीतेंगी? ये बिल्कुल रैपिड फायर की तरह, इसमें मुझे नहीं पता है, बहुत छोटे, क्योंकि मैं बिहार से बाहर क्या हो रहा है उसकी मुझे कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं है। ठीक है, मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ। ठीक है, अब ये बोल दिया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कल मोहन भागवत ने कहा 75 की कोई सीमा नहीं है, ना मैं रिटायर हो रहा हूँ ना बाकी किसी को। ये पहले मैंने कहा है कि ये अगर कोई सोच रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी पद छोड़ देंगे क्योंकि 75 की सीमा है, तो आप बेवकूफ हैं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, आपको लगता है कि बिहार में, आपने पहले ही कहा कि राजद अपने दम पर सरकार नहीं बनाएगी, राजद तीसरे नंबर पे रहेगी, तीसरे नंबर पर, और यहाँ पर लड़ाई जनसुराज वर्सेज एनडीए है। पहले सरकार जनसुराज की बन रही है। सीएम नीतीश कुमार अगले चुनाव में नहीं, किसी भी हालत में नहीं बनेंगे, लिख के दे देते हैं, लिख के देंगे। किसी भी हालत में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। बिहार में नवंबर में नया सीएम बनेगा। ठीक है, नया सीएम बनेगा कह रहे हैं प्रशांत किशोर, लेकिन वो कह रहे हैं जन सुराज का होगा, मैं नहीं होगा, वो पार्टी डिसाइड करेगी। यानी अभी पत्ते खुले हुए, पार्टी अगर आपका नाम डिसाइड करेगी तो आप भी हो सकते हैं। पार्टी जब जीत कर आएगी और इतिहास लिखेगी, जैसा आप बता रहे हैं। नहीं, मैं नहीं बता रही, आप बता रहे हैं, आप बता रहे हैं, मैं नहीं बता रही। नहीं, इतिहास वाली बात कि ऐसा पहली बार होगा कि कोई एक नया दल 2 साल में आकर बिहार जैसा राज्य जीत जाए, तो इतिहास लिखा जाएगा। बिल्कुल लिखा जाएगा। तो अगर इतिहास लिखने लोगों में इतनी काबिलियत है कि वो इतिहास क्रिएट करेंगे, तो वो लोगों में इतनी भी काबिलियत होगी कि वो अपना नेता चुन लेंगे। ठीक है, तो जाति की राजनीति, धर्म की राजनीति को एक आप फुल स्टॉप लगाने वाले बिहार के में बदलाव की राजनीति चलेगी, बदलाव की राजनीति चलेगी कह रहे हैं प्रशांत किशोर। सभाओं में जाने का उनका समय हो गया है, व्यस्तताओं से हमारे लिए समय निकाला है, उसके लिए बहुत धन्यवाद आपको कहूंगी। और ऑल द वेरी बेस्ट प्रशांत जी, एंड दिस इज पीके साइनिंग ऑफ। आप लोग इन्हें जानते हैं। जाते जाते बता दूं,
कि आप लोग रिपब्लिक टीवी वाले हैं। जी जी जी, आप लोगों ने भी जब शुरू किया होगा तो लोगों ने कहा होगा कि ये नया आदमी आकर कैसे टीवी में इतना बड़ा नाम सही बन बात। जाएगा। पत्रकार जब आता है तब ज्यादा सवाल। आप नहीं, आप बताइए हाँ। कि जब रिपब्लिक टीवी शुरू हुआ तो क्या लोगों ने मजाक नहीं उड़ाया कि ये क्या कर लेंगे? पहले से एस्टेब्लिश्ड लोग हैं, आप लोगों ने आकर दिखाया, देश के बड़े चैनल बन गए। तो जब ये पत्रकारिता में हो सकता है तो राजनीति में भी हो सकता है। ऑल द बेस्ट यू फॉर Thank गोइंग द you. रिपब्लिक वे, फॉर क्रिएटिंग अ सक्सेस स्क्रिप्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।